हेलो एवरीवन, खमाघणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर कई बार अपने प्रॉफिट और बिजनेस के लिए हम ऐसी जगहों को टच कर लेते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। लोगों की हिदायतें, उनकी चेतावनी हमें सिर्फ उनका अंधविश्वास लगती है, लेकिन क्या करें, सुपर नेचुरल चीजें होती ऐसी हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ राजदीप के साथ जब वो जगत सिंहपुर में काम किया करता था। और उस टाइम पर राजदीप की उम्र करीबन 35 साल थी। उसका काम था प्रॉपर्टीज को खरीदकर उन्हें रिनोवेट करना और फिर उस प्रॉपर्टी को या तो सेल कर देना या फिर उसको किराए पर दे देना। इसी तरह से उसने कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरे कर लिए थे, लेकिन अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था। और काफी टाइम से उसके दिमाग में एक सिनेमा हॉल बनाने का आइडिया चल रहा था। अब नई बिल्डिंग बनाना और उसमें सिनेमा हॉल क्रिएट करना, उसका खर्चा और बजट बहुत ज़्यादा था। इसलिए राजदीप ने अपनी पुरानी लाइन को फॉलो करते हुए कोई पुराना थिएटर जो बंद हो गया हो वो उसने ढूंढना शुरू किया। अब राजदीप को थिएटर मिला या नहीं, ये तो आपको कहानी में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ श्रावण मास शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ भोलेनाथ आप सभी लोगों पर और मुझ पर कृपा करें और उस कृपा को बनाए रखें। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, और जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, हमने अपना एक हेयर ऑयल है, नेचुरल हेयर ऑयल, जो हम लोग बनाते हैं घर से, और बहुत सारे लोगों ने उनको ऑर्डर किया है और बहुत प्यार भी मिल रहा है उसको। अब तो लोग चौथी पांचवी बॉटल तक ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर आप भी बालों की समस्या से, हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, डेंड्रफ, इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, या फिर देखिए अगर हम एक ह्यूमन इंसान की बात करें तो उसके चेहरे पे बाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। ऑब्वियसली साथ पूरा शरीर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लुक्स के अंदर आप जाएंगे तो बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब किसी के बाल गिरना शुरू होते हैं तो इनिशियली उसको नज़रअंदाज करते हैं कि हाँ ठीक है, 2 4 5 बाल गिर रहे हैं, हो जाएगा, है ना। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पानी हो सकता है, आप जो फूड खा रहे हैं वो हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर नरिशमेंट हो सकता है। या फिर जब आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, हेयर कलर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन सब की वजह से बाल डैमेज होते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो डैमेज, देखो एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब जो चीज़ हम लगा रहे हैं, इंटरनल फैक्टर आपके जेनेटिक्स हो सकते हैं, उसको ये रिवर्स नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आपके बालों को नुकसान पहुंच रहा है तो उसको स्टॉप किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन से मतलब जो जड़ है वो निकल चुकी, तो उन बालों को तो देखो ये नहीं उगा सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके बेबी हेयर्स आ गए हैं, बट मैं थोड़ा उस पर ट्रस्ट कम करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। हल्के फुल्के गए तो वापस हो सकता है, जब तक आपकी जड़ें हैं, मतलब जो अंदर फॉलिकल्स होते हैं वो हैं, तब तक तो वापस हो सकता है, उससे पहले उसके बाद नहीं हो सकता। तो कोई फॉल्स क्लेम नहीं है ना। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको डैमेज लग रहा है तो आप एक बार हमारा ये निशा नेचुरल्स का हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करें। इन नंबर्स के ऊपर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। वेबसाइट है nishaNaturals.com, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन कोई मिरेकल आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपने एक बार लगाया और आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ऑब्वियसली नेचुरल चीज़ है, टाइम लगेगा। आप इसको अपने रूटीन में डालेंगे तो आपको देखो एक बॉटल में भी आपको चेंजेस दिखना शुरू होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि उनके बाल इसको लगाने से और ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसका कारण ये ऑयल नहीं है, वो तब होगा जब आपको एलर्जी है। तो अगर आपको एलर्जी है तो उसे बिल्कुल रोक दीजिए। दूसरा, पुराने फैक्टर्स की वजह से वो आप जब भी हेयर ऑयल लगाओगे, जैसे मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, पहले मेरे भी ऐसे बाल झड़ा करते थे जब मैं हेयर ऑयल लगाता था। मतलब 50 50 60 60 बाल आकर हाथों में आ जाते थे, मुझे बड़ा वो रहता था। लेकिन जब फिर हमने ये ऑयल, मतलब मेरी वाइफ तो बहुत पहले से बनाती थी, मैं लगाता नहीं था, उसकी स्मेल की वजह से लगाना शुरू किया तो 2 3 एप्लीकेशन में बाल कम हुए और अब तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। तो खैर उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। स्टोरी पे वापस चलते हैं। बट अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप आज ही इस ऑयल को ट्राई करें। लोगों ने बहुत 99% पॉजिटिव फीडबैक्स है और सबकी तीसरी चौथी बॉटल्स ऑर्डर हो चुकी हैं, तो मुझे भी उतना ही विश्वास है इस प्रोडक्ट के ऊपर जितना जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो अपने इस एम्बिशन को लेकर उसने पुराने थिएटर्स ढूंढना शुरू किए, कई जगह बात की, लेकिन या तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी या फिर वो जगह सही नहीं थी। फिर एक दिन इंटरनेट पर उसे एक पुरानी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, जहां पर एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा सेल पर था। वहां पहुंचकर उसकी आस्किंग प्राइस, मतलब जिसमें वो बेचना चाह रहा था ओनर, उसको देखकर राजदीप को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और वो जिस इलाके में थी उसके हिसाब से लगभग आधे दामों में वो प्रॉपर्टी मिल रही थी।
ये देखते हुए थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा या तो ये कोई फ्रॉड है या फिर कुछ और चक्कर है। आखिर ये इतनी सस्ती क्यों मिल रही है? उसने वहाँ पर जो नंबर दिया था उस नंबर पर कॉल किया। जिस इंसान ने फ़ोन उठाया उसका नाम था महेश और वो उसी हॉल का मालिक था। महेश की बातें सुनकर राजदीप को लगा कि महेश कोई सीधा-साधा इंसान है और सारी बातचीत करने के बाद उसने बिना बात को घुमाए आखिर में सीधा महेश से पूछ ही लिया कि आप इस हॉल को इतने कम दाम में क्यों बेच रहे हैं? उसकी बात सुनकर महेश ने कहा, अगर सच सुनना चाहते हो तो आकर मिल लो, फ़ोन पर समझाना थोड़ा मुश्किल है। उसने कहा, ठीक है, मैं आपसे कल ही आके मिल लेता हूँ। अगले दिन राजदीप और महेश दोनों थिएटर पर ही मिले। वहां जाने पर राजदीप ने उसको देखा तो उसे पता लगा कि ऐसा लग रहा है कि सालों से इस थिएटर में कोई फिल्म नहीं चली है। बाहर लगे बड़े बड़े पोस्टर बोर्ड पूरी तरह जंग खा चुके थे, टिकट काउंटर के शीशे टूटे हुए थे और मेन गेट पर धूल की बड़ी मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस थिएटर की बाउंड्री में सालों से किसी ने कदम नहीं रखा है। महेश पहले से ही वहां पर खड़ा होकर राजदीप का इंतजार कर रहा था और वो 60 साल की उम्र का एक आदमी था। दोनों बाहर खड़े होकर बातचीत करने लगे। महेश ने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए कहा, करीब 15 साल पहले यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद से ही ये हॉल बंद पड़ा हुआ है। राजदीप ने पूछा, कैसा हादसा? महेश ने बताया, एक दिन रात का आखिरी शो चल रहा था और अचानक अंदर भगदड़ मच गई और लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। पता नहीं कैसे, शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और वजह से अंदर आग लग गई थी। कुछ लोग तो बच गए लेकिन कई लोग अंदर ही फंस गए। भागदौड़ और आग की वजह से, आग तो ज्यादा नहीं फैली लेकिन भागदौड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। राजदीप बड़े ध्यान से महेश की बातें सुन रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? महेश ने कहा, फिर मुझे इस हॉल को बंद करना पड़ा। फिर 1 साल बाद जब मैंने इस हॉल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की, बिल्डिंग की मरम्मत भी शुरू करवाई, लेकिन जितने भी लोग यहाँ काम करने आए, कोई ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पाया। किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई बिना बताए काम छोड़कर भाग गया। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें यहाँ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। महेश की बात सुनकर राजदीप थोड़ा सा मुस्कुराया क्योंकि उसे ये सब बातें फेक लगती थी और ऐसी बातें उसे पहली बार सुनने को मिल रही थी क्योंकि उसने इतनी पुरानी बिल्डिंग्स रेनोवेट की थी कि ऐसा कैसे, क्या लोग क्या क्या बहाने बना रहे हैं। उसने महेश से भी कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, लोग पुरानी बिल्डिंगों को देखकर कहानियां बना ही लेते हैं। महेश ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, देखो, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं और पहले ही सब कुछ सच बता रहा हूं। अगर मैं चाहता तो ये बातें छिपाकर भी तुमको ये हॉल बेच सकता था। राजदीप ने बोला, हाँ, बात तो आपकी सही है। उसे अच्छा लगा कि सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा है। इसके बाद राजदीप ने बोला कि हम इसको अंदर से देख सकते हैं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर दोनों अंदर गए। दोनों थिएटर के अंदर थोड़ी देर घूमे। अंदर धूल मिट्टी थी लेकिन बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो ठीक था और राजदीप ने देखा कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग की हालत खराब नहीं है। स्क्रीन बदलनी पड़ेगी, कुर्सियां चेंज वेंज करनी पड़ेगी, लेकिन जो बाकी स्ट्रक्चर है वो ठीक है, बढ़िया है, उस पर ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने दिमाग में पूरा प्लान बनाने लग गया था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरा बदलना पड़ेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। और फिर उसने ये कैलकुलेशन कर ली कि अगर सही तरीके से रेनोवेशन हो जाए तो ये जगह आराम से चल सकती है और ये उसके बजट से कहीं कम है। बाहर निकलकर राजदीप ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इस जगह के बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, मैं इस बिल्डिंग को लेना चाहूँगा। तो महेश जी बोले, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब हम डील कर लेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ का रिनोवेशन करवा लो। अगर सब ठीक रहा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई तो तुम जो रिनोवेशन का खर्चा है वो मेरी इस कीमत से कम कर देना, और अगर बीच में तुम्हारा मन बदल जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा, उसका मैं कुछ नहीं करूँगा, वो मैं नहीं दूंगा, है ना। पूरा करवा लो, जो आप कॉस्ट दोगे मुझे उसमें से मैं कर दूंगा, लेकिन अगर बीच में आपने काम छोड़े तो मैं रिनोवेशन का कोई पैसा आपको नहीं दूंगा। राजदीप ने कुछ देर सोचा। ऑफर बुरा नहीं था क्योंकि पूरी जगह को बिना खरीदने से पहले उसे टेस्ट करने का मौका मिल रहा था, और दूसरा, रिनोवेशन जब पूरा हो जाएगा तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में से वो उसको हटा देगा। तो इतना अच्छा ऑफर उस ओनर ने दे दिया क्योंकि शायद उसे कुछ पता था। राजदीप ने हाथ मिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं कल से इसका काम शुरू करवाता हूं। अब राजदीप ने तो पहले भी रिनोवेशन का बहुत काम किया हुआ था, तो उसने अपने लोगों से बातचीत की
तो उन लोगों ने जब आसपास के मजदूरों वगैरह से कांटेक्ट किया तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया कि भाई हम इस बिल्डिंग के अंदर काम नहीं करेंगे। तो बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर से हम लोग मजदूर लेकर आते हैं। तो दूसरी जगह से आस पड़ोस के जो शहर या गांव थे वहां से इन लोगों ने क्या किया, मजदूरों को कांटेक्ट किया और उनको लेकर आए। तो करीब 10 मजदूर, 2 मिस्त्री और 1 सुपरवाइजर की टीम वहां पर पहुंच गई। सब लोग अंदर पहुंचे और रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। कहीं से पुरानी सीटें निकाली जा रही थी, कहीं दीवारें तोड़ी जा रही थी। कई साल बाद उस बिल्डिंग के अंदर फिर से हथौड़ों और मशीनों की आवाज गूंज रही थी। करीब 2 घंटे तक सब काम नॉर्मल चलता रहा। सभी मजदूर अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जो थिएटर के ऊपर वाली बालकनी होती है जहां पे लोग बैठते हैं, उसमें अचानक से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। ऊपर से इतनी जोर की आवाज आने के बाद सभी मजदूर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर बालकनी तक पहुंचे। सबको लगा कि शायद कोई पत्थर या छत का हिस्सा गिर गया होगा, लेकिन ऊपर पहुंचकर देखा तो सिनेमा की पुरानी बड़ी स्क्रीन अपने फ्रेम से पूरी तरह निकलकर नीचे गिर चुकी थी। उसका मोटा कपड़ा बीच से फट गया था और लोहे का फ्रेम टेढ़ा हो गया था। अब एकदम से वो स्क्रीन कैसे गिरी, क्योंकि वो अच्छी खासी बंधी हुई होती है, लेकिन हो सकता है पुरानी जंग लगी हुई चेन्स वगैरह थी तो उसकी वजह से वो गिर गई होगी। सुपरवाइजर ने कहा यार ये तो बढ़िया काम हो गया, वैसे भी अपने को इसको निकालना था, हमारा आधा काम तो खुद ही हो गया है, अब अपने को ज्यादा इस पर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सुनकर सब हंसने लगे, किसी ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने काम में लग गए। फिर करीब दोपहर के 1:30 बजे सभी लोग खाना खाने बाहर चले गए। अंदर एक मजदूर को रोक दिया गया कि तू रुक के यहाँ पे ध्यान रखना, तेरा खाना हम सब लेकर आ जाएंगे। उसका नाम था बबलू। सबके जाने के बाद बबलू भी रेस्ट करने के लिए, तो जो हॉल की सीट्स होती है उसमें जो सबसे पीछे लाइन होती है जहां पर अंधेरा था ठीक ठाक, वो वहां पर जाकर लेट गया। अब पूरे हॉल में अंधेरा था, बस जो टूटी हुई खिड़की और खुला हुआ गेट था उसी से थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ ही मिनटों में बबलू की आंख लग गई। वो चेयर के ऊपर पीछे लेटकर अपने दोनों पैर आगे वाली सीट पर रख दिए और आंख बंद करके वो आराम से लेटा हुआ था और थकान की वजह से, काम करने की वजह से उसे नींद आ गई। लेकिन फिर नींद में ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों के पास आगे वाली सीट पर बैठा है। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे हिल नहीं रहा था। आंखें बंद ही थी, आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। फिर उसे लगने लगा कि जैसे किसी की उंगलियां उसके पैरों को छू रही है, और वो उंगलियां जो थी वो किसी इंसान की उंगलियां जैसी नहीं लग रही थी, वो काफी खुरदरी और हार्ड थी। और फिर अगले ही सेकंड बबलू को किसी जलती हुई चीज की बदबू आने लगी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बिल्कुल फ्रीज था, स्लीप पैरालिसिस की स्थिति के अंदर शायद वो था। और कुछ ही सेकंड बाद उसे अपनी गर्दन के ऊपर एक खुरदरा सा हाथ महसूस होता है और उसी हाथ से जले हुए मांस की सी बदबू आ रही थी। और साथ ही साथ उसे अपने कानों के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हों, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बहुत हल्की, बहुत ज्यादा हल्की, जैसे कहीं दूर से उसे वो आवाज आ रही हो। और इतना होते ही एकदम से बबलू की आंख खुली, वो जोर से चीखा और चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने पसीने हो रखा था, धड़कन उसकी बहुत तेज चल रही थी। वो अपनी गर्दन को संभालने लगा, अपने पैरों को देखने लगा। उस चारों तरफ देखा उसने तो आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग वहां पर अंदर आए तो बबलू ने सबको बताया कि जब ऐसे सोया उसकी आंख लगी तो उसने ऐसा फील किया। तो सब लोगों ने बोला अरे तेरा सपना होगा, कई बार ऐसी जगहों पर अपन आते हैं, सुनसान सी जगह है तो ऐसे सपने आ जाते हैं। लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने बबलू की गर्दन पर ध्यान दिया तो वाकई में उसकी गर्दन के बाईं तरफ यहाँ 4-5 उंगलियों जैसे निशान थे, हल्के हल्के, जहां पर जैसे ना लाल हो जाता है दबाने पर, बिल्कुल इस तरह के निशान थे। ये देखकर उलर, देख इसकी गर्दन के ऊपर निशान है। सब लोगों ने देखा तो अब सब लोगों का चेहरा उतर गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर उनमें से एक ने बोला अबे तू हमको बेवकूफ बना, डराने की कोशिश कर रहा हमको, है ना, हमको पता है तूने खुद यूं दबा के अपना गला ये निशान किए। बोलता कि पागल हो क्या, मैं अपना गला खुद क्यों दबाऊंगा। बोला नहीं नहीं ये ऐसा ही कर रहा है, ये हम लोगों से मजाक करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से इस बात को आया गया कर दिया गया और सब लोग वापस से अपने अपने काम पे लग गए। फिर करीबन 3 बजे के आसपास 2 मजदूर हथौड़ा लेकर दीवार तोड़ रहे थे। एक हथौड़ा चला रहा था और दूसरा मलबा साफ कर रहा था। अचानक जो आदमी हथौड़ा चला रहा था उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसने घूमकर पीछे देखा तो पर कोई भी नहीं था। फिर उसे लगा कि शायद नीचे से किसी ने उसे बुलाया है। उसे थोड़ी देर तक इधर देखा कि दोबारा आवाज आए, पर किसी ने उसको नहीं बुलाया तो वो वापस से अपना काम करने लगा। 2 मिनट बाद ही उसे फिर से ये आवाज आई
बिल्कुल उसके कान के पास में। वो घबराकर पीछे पलटा तो पीछे सिर्फ सिनेमा हॉल की कुर्सियों की कतारें थी। लेकिन उसने देखा तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आदमी आखिरी लाइन में बैठा उसे देख रहा हो। उसने अपनी आंखें ठीक से झपकाई, वापस से देखा क्योंकि हल्का अंधेरा था। तो जिस सीट पर अभी उसे एक आदमी दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल खाली थी। उसे लगा आंखों का चक्कर होगा। उन्हें किसी से कुछ नहीं कहा और वापस से अपने काम में लग गया। अब जब शाम होने वाली थी तो वहां पर जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा था वो पुराने वायर्स को निकाल रहा था। उसने मेन सप्लाई को बंद किया हुआ था। वो अपने काम में लगा हुआ था, सभी मजदूर अपने काम में लगे हुए थे। तभी वायर निकालते निकालते उसकी नजर पड़ी उसके सामने लगे हुए एक पुराने बल्ब के ऊपर जो इस टाइम पर जल रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि सिनेमा हॉल की जो मेन लाइन थी वो बिल्कुल बंद थी। उस इलेक्ट्रिशियन ने बाकी लोगों को बुला बोला, यार ये बल्ब कैसे जल रहा है? सभी लोग देखने लगे और सबके सब हैरान थे कि लाइट कैसे जल रही है जबकि सारी लाइनें बंद है। तो उनमें से एक मजदूर ने बोला, अबे ओ, हो सकता है तूने कोई लाइन छोड़ दी हो। इलेक्ट्रिशियन बोला, अच्छा मैं चेक करके आता हूँ। वो वापस गया, उसने पूरा बॉक्स चेक किया तो वाकई में एक लाइन ऑन थी जिसे वो बंद करना भूल गया था। अब जब वो दोबारा लाइट बंद करके आया तो उससे जस्ट पहले जब लाइट बंद होने वाली थी उस बल्ब की तो एक मजदूर को वहां पर एक परछाई सी खड़ी हुई दिखाई दी। उसे देखते उसे बोला, भी वहां कोई खड़ा है। और जैसे सब बाकी लोगों ने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था और इतने में ही उसने लाइट बंद कर दी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि किसी और उसी मजदूर को दिखा और किसी और को कुछ भी नहीं दिखा। तो उसे भी समझ में नहीं आया कि उसने क्या देखा, बट वही है कि लाइट बंद हुई ऑन हुई उस चक्कर में उसे कुछ ना कुछ दिखा होगा। और उसके बाद फिर से वापस सब अपने अपने काम में लग गए। फिर शाम करीब 5 बजे जब इनके जाने का टाइम हो गया तो थोड़ा सफाई वगैरह का काम चल रहा था। एक लड़का बड़े झाड़ू से प्रोजेक्टर रूम की धूल साफ कर रहा था। जब वो साफ कर रहा था उसने देखा कि कमरे के कोने में कुछ पुरानी फिल्म की रील पड़ी थी। तो उन रोल्स को उठाकर साफ करने के लिए उसने उसको नीचे से उठाया और उठाकर एक कोने में रखने गया। और जैसे कोने में रखने गया तो उसे लगा कि उसके पीछे से कमरे के अंदर कोई आया है धीरे धीरे चलता हुआ। उसको लगा कि उसका कोई साथी मजदूर होगा, लेकिन जब वो पलटा तो पीछे कोई भी नहीं था, कमरा बिल्कुल खाली था। उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसे साफ साफ कदमों की आवाज आई थी कि कोई चलकर यहां पर आया है। इग्नोर किया, वापस से गया, रील का दूसरा बंडल उठाया, लाके रखने लगा और फिर से उसे वैसी की वैसी ही कदमों की आवाज आई। लेकिन इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे नहीं बल्कि उसके ऊपर जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर चल रहा हो, एक कोने से दूसरे कोने तक। वो घबरा गया और चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जब वो आया तो उसने देखा उसके हाथों पर काले रंग की राख लगी हुई थी। उसने सोचा कि वो पुराना सामान है उसकी वजह से होगी, लेकिन उस राख में से ना बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसको सहन नहीं कर पाया, फटाफट गया, उसने अपने हाथ धो लिए और बाकी मजदूरों के पास वो चला गया। उस दिन का काम वहीं खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते इन मजदूरों के मन में एक सवाल आ गया था कि आज दिन भर में उनके साथ जो जो अलग अलग इंसिडेंट हुए वो उनका वहम था या वाकई में इस जगह में कोई दिक्कत है। खैर, सभी मजदूर अगले दिन वापस से आए, फिर से काम शुरू हुआ। सभी मजदूर यही सोचते थे कि पुरानी बिल्डिंग है इसलिए अजीब अजीब आवाजें आती है, ऐसी चीजें अपने को फील हो रही है। अब राजदीप को भी ये बात पता चली। जब उसको पता चली कि मजदूरों को कुछ ऐसा ऐसा फील हुआ तो उसने सोचा कि अगर इन बात को और बढ़ा दिया, इनको बता दिया तो ये सब भाग जाएंगे और मेरा काम अटक जाएगा। तो उसने अपने सुपरवाइजर से बोला कि तुम पागल हो गए, तुम लोग कुछ भी नहीं है ऐसा, वो पुरानी बिल्डिंग है इसलिए ऐसा तुम लोग को फील हो रहा है, काम खत्म करो। तो दूसरे दिन भी काम हुआ, सबने फिर से छोटी मोटी चीजें महसूस की, बट कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं, कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं था कि वो काम करना बंद करते हैं। अब तीसरे दिन जब सुबह राजदीप साइट देखने पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर मजदूर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उसको देखते हुए सबके सब चुप हो गए। राजदीप ने पूछा एक मजदूर से, क्या हुआ? तो बोला, सर कुछ नहीं। लेकिन राजदीप ने फिर से पूछा, क्या हुआ बताओ, कुछ तो हुआ है, जब तो तुम लोग बातें करो मुझे देखकर चुप हो गए। तो सुपरवाइजर ने कहा कि सर कल रात चौकीदार कह रहा था कि हॉल के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। जब उसे आवाज आई तो उसे लगा कि कोई चोर वोर घुस गया होगा। जब वो अंदर गया तो अंदर कोई भी नहीं था, पूरा हॉल खाली पड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर राजदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई जब कोई अंदर आएगा चेक करने के लिए तब तक वो चोर भाग गया होगा, चुप गया होगा, क्योंकि वैसे ही बहुत दिनों से जगह बंद पड़ी हुई है और हो सकता है कोई इंसान ना हो, कोई जानवर यहाँ पर आता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, और उसकी वजह से उसको ऐसी आवाज फील हुई हो। राजदीप की इस बात से उन मजदूरों को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला,
क्योंकि वो लोग यहाँ काम कर रहे थे और उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था। अब उन सबकी बात सोचकर सुनकर राजदीप भी समझ गया कि यार अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ कोई भी काम नहीं करेगा। तो उसने बोला कि काम करते, तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कोई दिक्कत है, तो अपन यहाँ पहले सीसीटीवी लगवाए थे, उसके बाद ही काम करेंगे। तो राजदीप ने फटाफट से अपने आदमी को बुलाया एक, और शाम तक उसने कैमरे में अलग अलग जगह पर 6 कैमरे लगा दिए थिएटर के अंदर। एक मेन गेट पर, एक टिकट काउंटर के पास, हॉल के अंदर, बालकनी में, प्रोजेक्टर रूम के बाहर। अब राजदीप ने कैमरे लगाने वाले लड़के से पूछा, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा ना भाई? उसने बोला हाँ हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया रिकॉर्ड करेगा, आप चिंता मत करो, इसमें मोशन डिटेक्शन भी है, कोई भी हलचल होगी तो ये अपने आप उसकी मतलब रिकॉर्डिंग कर लेगा, आप टेंशन मत लो। चलिए, तो अब राजदीप ने सब कुछ सेट कर दिया कि भाई अगर कुछ होगा तो कैमरे में आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मजदूरों का वहम भी खत्म हो जाएगा। और फिर से काम शुरू हुआ। पहली रात की जो रिकॉर्डिंग थी उसमें कुछ भी खास नहीं था। सुबह उसने ऑफिस में बैठकर पूरी रिकॉर्डिंग देखी, सब कुछ नॉर्मल था, बस एक दो बार चूहे वो इधर उधर भागते उसने दिखाई दिए। लेकिन जब दूसरी रात की रिकॉर्डिंग राजदीप ने देखी तो पहली बार उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। जब राजदीप दूसरी रात की रिकॉर्डिंग देख रहा था तो शुरुआत के कुछ घंटे बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर रात के करीब 2:30 बजे अचानक हॉल वाले कैमरे में एक हल्की सी रुकावट आई, और जो स्क्रीन थी वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, और फिर वीडियो दोबारा चलने लगा। तो ना ग्लिच आता है, तो ग्लिच आया, और उस ग्लिच के कुछ सेकंड्स के बाद अचानक से उसे आखिरी लाइन वाली सीटों के बीच से कोई काली सी आकृति बहुत धीरे धीरे गुजरती हुई दिखाई दी। वो दिखने में तो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चलने का तरीका बिल्कुल अजीब था, जैसे उसका एक पैर ठीक से काम नहीं कर रहा हो। वो शेप उसे सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए दिखाई दी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। राजदीप ने तुरंत वीडियो को पीछे लिया, वापस से प्ले किया, और इस बार उसने उसको स्लो कर दिया। थोड़ा उसने जूम भी किया, तो अब वो शेप उसे साफ, थोड़ा रिलेटिवली साफ दिखाई दे रही थी। दिख रहा था कि उसको पूरा शरीर काला था, लेकिन कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुएं, काले धुएं से कोई शेप बने हुए इंसान की तरह। राज ने तुरंत उसी टाइम पर जो उसी टाइम स्टैम्प वाला दूसरा कैमरा खोला, जो दूसरे एंगल से उसी जगह को देख रहा था, लेकिन इस वाले रिकॉर्डिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, और इस रिकॉर्डिंग के अंदर उसको वो काली शेप दिखाई दे रही थी, जबकि दोनों कैमरे एक ही जगह को रिकॉर्ड कर रहे थे। उसको देखकर राजदीप ने सोचा कि अगर वाकई में वहां कुछ होता तो दोनों कैमरे के अंदर सेम चीज आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये इस कैमरे की गड़बड़ है। ये देखकर राजदीप ने, जो बंदे ने कैमरा लगाया था, उस लड़के को बुलाया और उसको चेक करवाया। उस लड़के ने पूरा सिस्टम चेक किया सारा, और आधे घंटे बाद चेक करने उसने कहा कि सर, सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं हुई है। तो फिर राजदीप उसको दिखाते हुए, तो फिर ये क्या है? तो उस लड़के ने बोला, ये तो मैं क्या बताऊं कि ये क्या है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कैमरे एकदम परफेक्ट है। और इतना कहकर वो लड़का वहां से चला गया। अब राजदीप के मन में पहली बार हल्की सी बेचैनी होने लगी। उसे लगने लगा कि लोग जो इस जगह के बारे में कहते हैं, कहीं वो सच तो नहीं है। खैर, आज का दिन भी खत्म हुआ। वहां पर जो मजदूर काम करते थे उनके साथ ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब सारे मजदूर चले गए तो उनका जो सुपरवाइजर था वो नीचे बैठकर हिसाब लिख रहा था। राजीव सोचा कि एक बार ऊपर चल के बालकनी का काम भी देख लेते हैं, और काम देखने के लिए वो अकेले ही ऊपर चला गया। बालकनी पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, सब नॉर्मल था। टूटी सीटें, धूल, पुराने पोस्टरों के फटे हुए टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। अब वो वहां से वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे नीचे से, जो बालकनी थी उसके जस्ट नीचे से साफ साफ सुनाई दिया जैसे किसी ने धीरे से सीट बंद की हो। जब आप सीट पर से उठते हैं ना, तो थिएटर की सीट बंद होती तो वो आवाज आती है। वो तुरंत बालकनी की रेलिंग के पास पहुंचा, जहां से पूरा हॉल नीचे दिखाई दे रहा था, और उसने नीचे सीट के ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसने इग्नोर किया, सोचा शायद बाहर से आवाज आई होगी। अब ये सोचकर जब वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने जो थिएटर की स्क्रीन होती है उस वाले एरिया पर पड़ी, और वहां जब उसकी नजर टिकी तो उसे देखने पर वहां पर लग रहा था कि बीच में कोई खड़ा है, एक लंबी काली आकृति जो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, और ऐसा लग रहा था जो राजदीप की तरफ देख रही थी। ऑल्दो उस शेप की कोई आंखें नहीं थी, लेकिन राजदीप को यह फील हो रहा था कि वो सीधा उसकी आंखों में ही देख रहा है। राजदीप ने तुरंत अपने हाथ में रखी हुई टॉर्च उस तरफ घुमाई, और जब रोशनी वहां पड़ी तो वहां पर कुछ भी नहीं था।
राजदीप तुरंत बालकनी से नीचे उतरा और स्क्रीन एरिया के पास पहुंचा और उसने पूरे थिएटर का चक्कर लगाया। हर सीट, हर कमरा देखा, हर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन राजदीप को अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था। उसने साफ साफ वहां पर एक काली शेप को खड़े हुए देखा था, वैसी काली शेप जैसी उसने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखी थी। उसे भी अब वहां पर कुछ ना कुछ गलत फील हो रहा था। आज का काम तो खत्म हो गया था, वो वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन राजदीप पहले से भी जल्दी थिएटर पहुंच गया, क्योंकि पूरी रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। उसे बार बार वही काली शेप अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन वो खुद को ये समझा रहा था कि इतने दिनों से इन चीजों के बारे में सुन सुनकर उसका दिमाग इस चीज को क्रिएट कर रहा है। और दूसरा, उसे ये भी लग रहा था कि अगर उसने मजदूरों को ये बात बता दी तो सब काम छोड़कर चले जाएंगे। 8:30 तक राजदीप वहां पहुंच चुका था और 9 बजे तक सभी मजदूर वहां आ गए थे। काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हर कोई जल्दी से अपना काम खत्म करके यहां से बाहर निकलना चाहता था। करीब 11 बजे एक मजदूर ऊपर की बालकनी में जो रेलिंग होती है, रेलिंग को लगाने के लिए उस जगह का नाप ले रहा था और नीचे सुपरवाइजर खड़ा होकर उस नाप को लिख रहा था। तभी वो लड़का अचानक से पीछे मुड़ा और उसने किसी को देखकर कहा, अरे यहां क्या कर रहे हो, कौन हो आप? तो उसको देखकर सुपरवाइजर चिल्लाया, ओए किससे बात कर रहा है? लड़के ने पीछे देखा, वापस इधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने सुपरवाइजर को बताया कि अभी यहां पर कोई आदमी आया था। सुपरवाइजर ऊपर गया दौड़कर, वहां देखा, वहां कोई नहीं था। कहाँ है आदमी? बोलता है, अभी जब मैं काम कर रहा था तो मैं यहां खड़ा था, आपने आवाज दी, मैंने आपसे आपकी तरफ देखा और वापस देखा तो वो चला गया। तो सुपरवाइजर बोलता है, पागल हो गया क्या तू? चल काम कर अपना, फालतू की बातें मत कर, तेरे चक्कर में दूसरे लोग ये बात सुनेंगे तो डर जाएंगे। इतना कहकर सुपरवाइजर वापस नीचे आ गया और लड़का वापस से अपना काम करने लगा और रेलिंग के नाप ले रहा था कि अचानक से बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ गिरा। अब गिरते गिरते किस्मत की बात मान लो, जो पुराना रेलिंग का एक पाइप लगा हुआ था उसने उसको पकड़ लिया। इसकी वजह से वो सीधा नीचे नहीं गिरा, अदरवाइज उसको बहुत तेज चोट लगती। और उसको लटका हुआ देखकर सुपरवाइजर चिल्लाया, सारे मजदूर दौड़ कर आए, उसको पकड़ा, उसको बाहर वापस निकाला तो देखा कि वो बुरी तरह डर के मारे कांप रहा था। और जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोला कि यार पहले तो मेरे को एक आदमी दिखा, लेकिन फिर जब मैं यहाँ पर नाप रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया है। लेकिन जब सारे मजदूर वहां पहुंचे थे तो वहां पर कोई भी नहीं था, और अगर कोई आता तो उसके पैरों के निशान, जूतों के निशान की मिट्टी वहां पर थी, कुछ ना कुछ उन लोगों को दिखाई देता। लेकिन इस बार मजदूरों ने चीज को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने इस बात को ये नहीं माना कि वो खुद से गिर गया होगा। वो आए, उन्होंने सुपरवाइजर से बोला कि हम काम नहीं करेंगे। उस सुपरवाइजर राजदीप के लेकर गया, उन्होंने समझाया राजदीप ने उसको, पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर, हम अब यहाँ पर और काम नहीं करेंगे, आप देख लेना, आपको पैसे देने हो आज के तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। और इतना बोलकर सारे मजदूर वहां से निकल लिए। राजदीप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखो डर की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन फिर उनमें से एक बोला कि सर डर होता ना तो हम यहाँ से भागते नहीं, लेकिन यहाँ कुछ और है जो नहीं चाहता है कि ये जगह दोबारा खुले। खैर, मजदूर अब जा चुके थे, राजदीप भी वापस अपने घर आ गया और दिन भर की थकान इतनी थी कि वो आते ही बिस्तर पर लेट गया। जब वो लेटा, सोया, उसे नींद आई तो आधी रात के आसपास उसे एक सपना आया जिसमें वो उस थिएटर के अंदर खड़ा था। थिएटर इस बार बिल्कुल नया था, सारी सीटें भरी हुई थी और हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा हॉल बिल्कुल शांत था, ना कोई बात कर रहा था, ना कोई हिल रहा था। और स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही थी, वो फिल्म तो चल रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। सपने में ही राजदीप थोड़ा स्क्रीन की तरफ आगे बढ़ा और जैसे वो स्क्रीन के पास पहुंचा, फिल्म अचानक बंद हो गई और पूरी स्क्रीन काली हो गई। और कुछ सेकंड के बाद उस काली स्क्रीन पर धीरे धीरे चेहरे उभरने लगे जो बुरी तरह से जले हुए थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे, फटे हुए होठ, और वो चेहरे अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। और ये देखते ही राजदीप एकदम जोर चिल्लाते उठता है और चारों तरफ देखता है तो वो अपने बिस्तर पर था और उसने एक बुरा सपना देखा था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसने कमरे की सारी लाइटें जलाई, उठकर पानी पिया, और पानी पीते टाइम जब उसकी नजर अपने हाथ पर गई तो उस पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान थे। उसे देखकर ये समझ में नहीं आया कि निशान उसके हाथ पर कैसे हैं। पूरी रात निकल गई, वो घबरा गया था कि सपने से रिलेटेड क्या ये निशान है क्या। वो पूरी रात दोबारा सो नहीं पाया। अगली सुबह वो सीधे थिएटर पहुंचा और उसने देखा कि उस दिन पुराने मजदूरों में से आधे से ज्यादा मजदूर नहीं आए थे, लेकिन सुपरवाइजर दूसरे मजदूरों को लेकर आ गया था और फिर से काम शुरू हुआ।
दोपहर के टाइम पर स्क्रीन के ऊपर लगा एक पुराना लोहे का फ्रेम हटाया जा रहा था। 4 मजदूर रस्सी पकड़कर उसे नीचे उतार रहे थे और अचानक बिना किसी वजह के रस्सी टूट गई और करीब 300 किलो का लोहे का फ्रेम सीधा नीचे गिरा। वहां एक मजदूर खड़ा था, लेकिन गनीमत मानो कि वो बाल बाल बच गया। वो फ्रेम उससे कुछ इंच दूरी पर ही गिरा। अगर कुछ इंच इधर गिर जाता तो हो सकता था कि मजदूर के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। और जैसे ही हुआ, एकदम से सबके सब वहां पर चुपचाप खड़े हो गए। फिर सारे मजदूरों ने अपने औजार उसी टाइम नीचे रख दिए, क्योंकि जैसे ये हुआ उस पुराने मजदूर ने सबको बता दिया कि यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है। इसके बाद सुपरवाइजर जो अब तक लोगों को संभाल रहा था वो भी राजीव के पास गया और उसने बहुत शांत आवाज में कहा, सर अब यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं और ये सारे मजदूर अब यहाँ काम कर पाएंगे, और मैं आपको भी यही समझाना चाहूँगा कि यहाँ कोई चीज़ ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि चीज़ वापस से खुले। ये जैसी है इसको वैसी रहने दीजिए। और फिर एक एक करके सभी लोग थिएटर से बाहर निकल गए और कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल फिर से खाली हो गया। राजदीप का सपना, मतलब वो बनाना चाहता था, इस थिएटर को चलाना चाहता वापस से, लेकिन सब लोग चले गए तो काफी देर तक वो बैठा बैठा सोचता रहा। फिर वो उस हॉल में गया, स्क्रीन के पास में जहां फ्रेम गिरा था, और वहां से खड़ा होकर वो पूरे हॉल को देखने लगा। और जब भी हॉल पूरा खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल सन्नाटा था, तभी उसे ऊपर वाली बालकनी से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदमों से चल रहा हो। लेकिन इस बार राजदीप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देख सके कि कौन चल रहा है। उसने अपनी नजर ऊपर नहीं उठाई, आंख बंद की एक बार, फिर आंख खोली और चुपचाप गर्दन नीचे करके वो उस हॉल से बाहर निकल गया। उसने थिएटर का गेट बंद किया, बाहर निकला और काफी देर तक वो उस थिएटर को निहारता रहा। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला, महेश को फोन लगाया और बोला, आप सही थे, मैं ये काम आगे नहीं कर सकता। कुछ देर तक फोन पे बिल्कुल साइलेंस रही। फिर उधर से महेश ने कहा, मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैंने तुम्हें वो डील दी थी। कोई बात नहीं, तुम अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर महेश ने फोन काट दिया। लेकिन राजदीप कई देर तक फोन को अपने हाथ में लिए खड़ा रहा और फिर वो चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ा। राजदीप को आज तक भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर वहां पर ऐसा क्या था, ऐसा कौन सा फोर्स था, ऐसी कौन सी एंटिटी थी जो ये नहीं चाहती थी कि वो थिएटर वापस से खुले। आज वो है या नहीं ये भी राजदीप को नहीं पता। हो सकता है आज भी वो बिल्डिंग वैसी की वैसी अबंडेंट हो, या फिर किसी ने कुछ इलाज करके उस चीज को पूरा खत्म करके वहां पर कुछ बना लिया हो। लेकिन उसका ये मानना है कि अगर वहां कुछ बना भी होगा तो आज भी वो प्रेजेंस वहां पर फील होती होगी। राजदीप यहाँ पर समझदार था, चाहे उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जो उसने इतने दिनों में एक्सपीरियंस किया, उसने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं इस चीज से फाइट करूंगा। चुपचाप उसने अपना रास्ता बदल लिया और इसी वजह से शायद उसका लाइफ में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कई बार लोग अपने ईगो के चलते ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर ये करके ही दिखाऊंगा, और तब उनको उसके बहुत ज्यादा बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ये थी राजदीप की कहानी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में उस थिएटर के अंदर कुछ ऐसी चीज थी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का वहम था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।